हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोवर्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉम्पोजिशन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो हमारा लास्ट वीडियो था, अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देखेगा। तो उसमें हमने बात किया था कि इसमें लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन क्या है और उनका फंक्शंस क्या है, जो कॉम्पोजिशन प्रेजेंट है, जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उनका क्या फंक्शन है और वो कैसे फ्लूइडिटी को लीड करते हैं। फ्लूइडिटी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड नेचर की होती है। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के थ्रू ही इसको डिस्क्राइब किया गया है। तो वो फ्लूइडिटी भी कैसे आती है आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। सो अगेन वेलकम एवरीवन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं हमारे लिपिड। सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो हमारी बाइलेयर है, लिपिड की बाइलेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है और फैटी एसिड टेल प्रेजेंट है। तो लिपिड मेजर कंपोनेंट्स होते हैं और दो तीन प्रकार के लिपिड्स होते हैं, जैसे कि फॉस्फोलिपिड है। ऑब्वियसली फॉस्फोलिपिड जो बाइलेयर को बना रहे हैं, इनमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। दूसरे प्रकार के होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स ग्लूकोज के साथ में अटैच होंगे और ये भी हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा लिपिड्स में स्टीरॉल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टीरॉल का बेसिक अगर हम बात करें स्टीरॉल में, तो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। हमारे जो मेम्ब्रेन बाइलेयर है उसमें कोलेस्ट्रॉल एज अ स्टीरॉल कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। हमें पता है जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी एक प्रकार का लिपिड मॉलिक्यूल है। तो मेजर क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, मेजर तरीके से यहाँ पे लिपिड्स प्रेजेंट है। इसके अलावा प्रोटीन्स भी मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। मोस्टली हमारे जो लिपिड बाइलेयर है उसमें 50-50 का रेशियो होता है लिपिड और प्रोटीन का। तो प्रोटीन्स भी कई प्रकार के होते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन्स है, पेरिफेरल प्रोटीन्स है। इसके अलावा कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड रहते हैं, तो ये भी मेजर कंपोनेंट बनाते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो ये मेजर कंपोनेंट्स नहीं होते हैं, ये माइनर कंपोनेंट्स होते हैं। ये थोड़ी बहुत मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, 5 to 10% ऑलमोस्ट। और मोस्टली ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है डायरेक्टली नहीं प्रेजेंट होते, या तो ये लिपिड के साथ में अटैच होते हैं या तो ये प्रोटीन के साथ में अटैच होकर प्रेजेंट होते हैं। अगर लिपिड के साथ में अटैच होंगे तो इनको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, और अगर प्रोटीन के साथ में अटैच है तो हम इनको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये है आपका लिपिड का मेजर कंपोनेंट जो फॉस्फोलिपिड वाला एरिया है। इसके अलावा प्रोटीन्स बहुत सारे इंटीग्रल प्रोटीन्स है, चैनल प्रोटीन्स है, पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, ये प्रेजेंट है। और कार्बोहाइड्रेट्स कैसे प्रेजेंट है, या तो लिपिड के साथ में अटैच है या तो प्रोटीन के साथ में अटैच है। ओके, तो अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर की, तो लिपिड बाइलेयर के बारे में हमने अभी क्या देखा, आपका फॉस्फोलिपिड का हेड है और फैटी एसिड का टेल है। जैसे कि आप यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें देख पा रहे हैं, आपका हाइड्रोफिलिक हेड है। हाइड्रोफिलिक मतलब ये वाटर लविंग एरिया होता है, इसीलिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बाहर की साइड में होता है। और ये है हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक टेल का मतलब होता है, हाइड्रोफोबिक का मतलब ही होता है वाटर हीटिंग मॉलिक्यूल्स। तो जो लिपिड है, लिपिड ऑब्वियसली वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, तो लिपिड को ऐसा एरिया चाहिए होता है जहाँ पे वाटर डायरेक्टली पहुँचे ना, तो ये हाइड्रोफोबिक टेल प्रेजेंट होती है। So if we talk about the lipid bilayer, so with the help of electron microscopy and XRD studies, X-ray diffraction studies, it has been established that लिपिड bilayer is the basic structural element of the plasma membrane। ये सब हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में भी पढ़ा है कि किस तरीके से ये बताया गया कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर बना हुआ है। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल भी हमने पढ़ा हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिए। इसके अलावा अगर आप CSIR नेट या HPSC, UPHSC या MPSC किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये सारे वीडियोस बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन लिपिड्स होते हैं ये एम्फीपैथिक नेचर के होते हैं। एम्फीपैथिक का क्या मतलब है, एम्फीपैथिक का मतलब है दे आर हैविंग टू नेचर्स, डुअल नेचर, जिसको हम बोलते हैं दे आर हैविंग डुअल नेचर। डुअल नेचर का यहाँ पे क्या मतलब है, मॉलिक्यूल्स हैविंग अ हाइड्रोफिलिक एंड अ हाइड्रोफोबिक, दो तरीके के यहाँ पे पार्ट प्रेजेंट है। हाइड्रोफिलिक भी प्रेजेंट है, हाइड्रोफोबिक भी प्रेजेंट है। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग एरिया एंड हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर heating। हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक वाटर hating molecules, most of which spontaneously form bilayer।
अब ये जो आप फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हमारा जो बाईलेयर है लिपिड का, इसी से बना हुआ है। हाइड्रोफोबिक हेड है, हाइड्रोफिलिक हेड है और हाइड्रोफोबिक टेल है। ओके, सो दीज हैव अ पोलर हेड ग्रुप। अब जब एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होता है तो जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है हम उसको पोलर पार्ट बोलते हैं। तो जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो पोलर होता है, और इसके अलावा 2 हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन टेल। हाइड्रोकार्बन टेल ये फैटी एसिड टेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। सो दीज टेल्स आर यूजुअली फैटी एसिड। फैटी एसिड मतलब लिपिड मॉलिक्यूल की बनी हुई है, एंड दे कैन डिफर इन लेंथ। इनमें लेंथ का वेरिएशन होता है, और ये जो लेंथ है, ये लेंथ ही, फैटी एसिड चेन की लेंथ ही फ्लूडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी कैसी होगी, मेम्ब्रेन में फ्लूडिटी होगी या रिजिड होगा स्ट्रक्चर, ये वेरी करेगा एज पर द लेंथ ऑफ फैटी एसिड मॉलिक्यूल। और लेंथ वेरी करती है, 14 to 24 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड वन ऑफ फैटी एसिड टेल इज अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का क्या मतलब है बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पे, ये हमारा हाइड्रोफिलिक हेड है और ये टेल है। तो टेल में अगर हम बात करें कि ये हमारा एक सिंगल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड टेल है और ये सैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड का मतलब होता है यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे सैचुरेशन आ जाता है। तो एक टेल होगी अनसैचुरेटेड और एक होगी सैचुरेटेड। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि फैटी एसिड टेल में यहाँ पे सैचुरेशन प्रेजेंट होता है। सो वेयर इज अदर इज सैचुरेटेड। तो एक सैचुरेटेड होगी फैटी एसिड टेल और एक दूसरी अनसैचुरेटेड होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो फ्लूडिटी है ये सैचुरेशन और कार्बन लेंथ पे ही डिपेंड करती है। सो द हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड पोर्शन फेस ईच अदर विद इन द इंटीरियर ऑफ मेम्ब्रेन इटसेल्फ। इसका क्या मतलब है, अगर हम बात करें तो हमारी लिपिड बाइलेयर कुछ इस तरीके की होती है। ये फॉस्फेट ग्रुप होता है जो कि बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। दो लेयर हैं, ऑब्वियसली दोनों पे ही प्रेजेंट होगा। और फिर फैटी एसिड टेल एक दूसरे के सामने प्रेजेंट होती हैं दोनों पे। तो अभी आप देखिए, ये जो फैटी एसिड टेल है एक दूसरे को फेस कर रही हैं, एक दूसरे के सामने प्रेजेंट है। यही यहाँ पे बताया गया है कि जो हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड पोर्शन होता है, जो टेल होती है फैटी एसिड को, वो एक दूसरे के सामने ही प्रेजेंट होती है। हियर इज द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड। ये फॉस्फोलिपिड का डिटेल का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये बाईलेयर है और ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है। अब एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल को यहाँ पे आपको एनलार्ज करके दिखाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो हमारा फैटी एसिड मॉलिक्यूल है वो कैसे अटैच होता है, वो ग्लिसरॉल से अटैच होता है, और यहीं पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहता है। ये पोलर ग्रुप बन जाता है जो कि हाइड्रोफिलिक एरिया बना देता है। हाइड्रोफिलिक मीन्स दिस विल बी वाटर लविंग एरिया, इसीलिए ये बाहर के साइड में प्रेजेंट है। यू कैन सी हियर, यहाँ वाटर से कांटेक्ट है इसका। जबकि दूसरा एरिया कौन सा है, हाइड्रोफोबिक। ये फैटी एसिड टेल है, एक एक अनसैचुरेटेड है, दूसरी सैचुरेटेड। जो आपको टिल्टेड दिख रही है, लाइट टिल्टेड है ये वाली, इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन। सैचुरेशन कैसे आता है, डबल बॉन्ड के आ जाने से यहाँ पे सैचुरेशन आ जाता है। तो एक सिंगल बॉन्ड की होगी, एक डबल बॉन्ड की लेयर प्रेजेंट होगी। ओके, सो दिस इज द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अगर इसकी बात करें तो फॉस्फोलिपिड्स आर एसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम CSIR नेट की बात करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बी पार्ट में आता है कि फॉस्फोलिपिड का नेचर कैसे होता है, एसिमेट्रिक होता है या सिमेट्रिक होता है। तो दे आर एसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, सिमेट्रिक नहीं होते हैं, एसिमेट्रिक होते हैं बिटवीन द टू हाफ्स ऑफ द मेम्ब्रेन लेयर्स। एंड कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट इन बोथ लीफलेट। जो कोलेस्ट्रॉल है दोनों ही लीफलेट में, दोनों ही लेयर्स में प्रेजेंट होगा। सो अगर हम आउटर लीफलेट की बात करें, आउटर वाला मतलब जो हम बाहर वाली एक लेयर, लिपिड बाइलेयर में जो बाहर वाला एरिया है, हम इसकी बात कर रहे हैं। सो इट मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉस्फेटिडिलकोलिन, स्फिंगोमाइलिन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है बच्चों, फॉस्फेटिडिलकोलिन है, स्फिंगोमाइलिन है एंड ग्लाइकोलिपिड है। जबकि अगर हम इनर लीफलेट की बात करें, इनर लीफलेट मतलब ये वाला एरिया, अंदर साइड की बात करें जो हाइड्रोफोबिक वाला एरिया है, वहाँ पे फॉस्फेटिडिल एथेनोनामाइन एंड फॉस्फेटिडिल सीरीन एंड फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल प्रेजेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिपिड कंपोनेंट है फॉस्फेटिडिल सीरीन। ये एक ऐसा लिपिड है जो कि
इनर लीफलेट में प्रेजेंट होता है, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस ये आउटर की तरफ मूव कर जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम अपोप्टोसिस पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बता देती हूँ, इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है। फॉस्फेटिडिलसीरीन ही ऐसा लिपिड है जो कि मूव करता है और इन केस ऑफ अपोप्टोसिस ये इनर साइड से आउटर साइड पे मूव कर जाता है। नेक्स्ट, the head group of both phosphatidylserine and phosphatidylinositol are negatively charged. ये दोनों negatively charged हैं, that results in net negative charge on the cytosolic phase of the plasma membrane. जब हम पढ़ते हैं मेम्ब्रेन का नेचर तो हम देखते हैं कि इनमें निगेटिव चार्ज होता है, मेम्ब्रेन हमारी निगेटिवली चार्ज होती है। तो निगेटिवली चार्ज हम इसलिए बोलते हैं इनर साइड में क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेटिडिलसीरीन एंड फॉस्फेटिडिलिनोसिटॉल प्रेजेंट होते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट। ओके, अगर डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस इन लेंथ एंड सैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड टेल इन्फ्लुएंसेस द एबिलिटी ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स टू पैक अगेंस्ट वन अनदर एंड ऑल्सो अफेक्ट फ्लूडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि ये जो लेंथ का डिफरेंस है, हमने देखा 14 to 24 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो लेंथ का डिफरेंस है ये फ्लूडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और साथ साथ में डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग ही ये पैक होते हैं। पैकिंग का मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे बात करें, ये लिपिड बाई लेयर है, ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं और ये इनकी फैटी एसिड टेल है। अगर सारे ही मॉलिक्यूल्स ऐसे रहेंगे एक साथ में, इनका ये हेड है और ये फैटी एसिड टेल है, कोई भी सैचुरेशन नहीं है, तो ये बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड हो जाएंगे, बहुत एकदम कॉम्पैक्ट पैकिंग हो जाएगी, कोई भी फ्लूडिटी, क्योंकि यहाँ पे कोई जगह ही नहीं बची है उनके पास में, उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं बचा हुआ है। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम बात करें कि इनकी पैकिंग कुछ इस तरीके से हो रही है, ये हेड ग्रुप है और ये फैटी एसिड टेल है, लेकिन यहाँ पे सैचुरेशन आ गया, सैचुरेशन की वजह से किंक आ गया। किंक क्या होता है, एक टेल थोड़ा सा मुड़ जाती है। अब जब अगली टेल यहाँ पे जुड़ेगी तो उसको यहाँ स्पेस देना पड़ेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बन जाएगा और उस स्पेस की वजह से क्या होगा, यहाँ पे फ्लूडिटी आ जाएगी, थोड़ा सा गैपिंग हो जाएगी, तो मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूड नेचर में आ जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया गया हुआ है। ये सैचुरेटेड फैटी एसिड टेल है, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड टेल है। फॉस्फेट और ग्लिसरॉल यहाँ पे प्रेजेंट है, ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। सो लेट्स टॉक अबाउट द फ्लूडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस टेक्निक, ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी को स्टडी किया गया। इट हैज़ बीन यूज्ड टू एस्टैब्लिश फ्लूडिटी ऑफ मेम्ब्रेन विच शोज दैट लिपिड मॉलिक्यूल ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आर आइदर इन अ फिक्स्ड स्टेट एज इन क्रिस्टल और लाइक कंप्लीटली मोबाइल। इसमें क्या बताया गया, जो इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस टेक्निक है, इसमें ये बताया गया कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या तो वो एक साथ में फिक्स्ड हो जाएंगे, कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था कि सैचुरेशन की वजह से किंक आ जाता है, अगर वो नहीं होगा तो बहुत कॉम्पैक्ट तरीके से पैक हो जाएगा। कॉम्पैक्ट होगा तो वो क्रिस्टल लाइक स्टेट में चला जाएगा क्योंकि वहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पे स्पेस रहता है, सैचुरेशन रहता है, तो वो फ्लूइड नेचर में आ जाएगा। Hence the intermediate state of membrane is referred as liquid crystal state। अब ये जो फ्लूइड नेचर की स्टेट है इसको हम लिक्विड क्रिस्टल स्टेट भी बोलते हैं। यहाँ क्या होता है, लिपिड मॉलिक्यूल्स कैन मूव लैटरली विद इन द बाइलेयर कीपिंग द ओरिएंटेशन इंटैक्ट। ओरिएंटेशन इंटैक्ट का मतलब है कि मूवमेंट तो होगा, लिपिड बाइलेयर में मूवमेंट होगा, लेकिन ओरिएंटेशन, जैसे पोलर हेड है ये बाहर की तरफ ही रहेगा और जो टेल है वो अंदर के साइड ही रहेगा, जो एक्चुअल ओरिएंटेशन है वो नहीं चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट होगा। आप देख सकते हैं ये फ्लूइड नेचर है। यहाँ पे किंक होने की वजह से आप देख सकते हैं बहुत सारा स्पेस बीच बीच में मिल रहा है, जिसकी वजह से फ्लूइड नेचर का हमारा बाइलेयर हो जा रहा है। लेकिन अगर विस्कस की बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं है, सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टेल्स प्रेजेंट हैं, तो उसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है वो काफ़ी हार्ड नेचर का हो जाता है, कॉम्पैक्ट नेचर की हो जाती है। सो द लिपिड बाइलेयर इज 2D फ्लूइड, इसको 2 डायमेंशनल फ्लूइड बोला जाता है। एंड इट प्रिसाइज फ्लूडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट। बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि मेम्ब्रेन के बीच में अगर स्पेस है तभी वो अलाउ करेगा किसी भी ज़रूरी चीज़ को अंदर आने के लिए।
या एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को बाहर जाने के लिए, या फिर अदर मूवमेंट जैसे कि प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स का मूवमेंट होता है यहाँ से वहाँ जाने के लिए। चैनल प्रोटीन्स होती हैं जो कि मॉलिक्यूल्स की एंट्री और एग्जिट अलाउ करती हैं। तो ये सारी चीज़ें फ्लूडिटी की वजह से ही पॉसिबल हो पाती हैं। सो फ्लूडिटी ऑफ मेम्ब्रेन डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड। डिग्री ऑफ सैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड्स कितने हैं उस पर डिपेंड करेगा फ्लूडिटी मेम्ब्रेन की कैसी होने वाली है। इसके साथ साथ चेन का लेंथ क्या है और टेम्परेचर क्या है। चेन का लेंथ, नंबर ऑफ कार्बन कम जितने ज़्यादा हैं वैसे ही मेम्ब्रेन फ्लूडिटी को अफेक्ट करेगा। और टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि आप देखते हैं ऑयल्स है तो ऑयल्स है एंड घी है, तो टेम्परेचर का इन पे कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है। अगर कोल्ड टेम्परेचर रहता है ठंड के मौसम में, जो घी है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो जो हमारा घी है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है फ्लूडिटी पे। टेम्परेचर अगेन डिपेंड्स ऑन कॉम्पोजिशन ऑफ लिपिड। अब टेम्परेचर वेरी करेगा। टेम्परेचर अगर फ्लूडिटी को अफेक्ट कर रहा है तो वो कैसे करेगा, लिपिड का कॉम्पोजिशन क्या है उसके अकॉर्डिंग ही वो अफेक्ट करेगा मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी को। अ शॉर्टर प्रोड्यूस किंक, जो हमने देखा कि एक किंक जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है सैचुरेशन की वजह से इन द हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन चेन क्या है, फैटी एसिड की चेन है। दैट मेक देम मिनिमम लेंथ रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोकार्बन टेल टू इंटरेक्ट विद वन अनदर। अब यहाँ पे हाइड्रोकार्बन टेल्स जो होती हैं उनकी जो एबिलिटी है एक दूसरे के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन की, उस इंटरेक्शन को कम कर देता है। क्योंकि अभी दोनों ही अगर पैरेलल फॉर्म में रहेंगी उनमें इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, लेकिन अगर एक में किंक आ जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिल जाएगा और डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। एंड डबल बॉन्ड ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर डिफिकल्ट टू पैक टुगेदर। अब डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, सैचुरेशन आ गया, तो यहाँ पे पैकिंग डिफिकल्ट हो जाएगी एंड कॉज मॉलिक्यूल टू स्प्रेड आउट। मॉलिक्यूल्स स्प्रेड हो जाएंगे, उनके बीच में स्पेस हो जाएगा, सो दैट मेम्ब्रेन रिमेन्स फ्लूड एट लो टेम्परेचर्स। अब लोअर टेम्परेचर्स पे भी मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूड नेचर में रहेगी। नहीं तो जैसे घी की बात की हमने, लोअर टेम्परेचर्स पे वो एकदम सॉलिड हो जाता है, लेकिन अगर हम ऑयल्स की बात करें, ऑयल्स में क्या होता है वो लोअर टेम्परेचर पे भी लिक्विड के फॉर्म में ही रहते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स मूव साइडवेज एट अ रेट अबाउट 2 माइक्रोन पर सेकेंड। ये लेंथ है 2 माइक्रोन पर सेकेंड में, इनमें मूवमेंट होता है। एंड द ट्रांजिशन ऑफ लिपिड बाइलेयर फ्रॉम नॉन फ्लूइड और जेल कंडीशन टू अ लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ सेल। टेम्परेचर पे भी हमारी मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी डिपेंड करती है। और टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है, एज पर द कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या है कि सैचुरेशन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, उसके बेस पे ये टेम्परेचर अफेक्ट करेगा। और टेम्परेचर पे ही डिपेंड होके जो लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट है सेल मेम्ब्रेन की वो मेंटेन होगी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्चुअली मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी को अफेक्ट करते हैं। तो टेम्परेचर सबसे बड़ा रीज़न है। हायर टेम्परेचर इंक्रीज फ्लूडिटी। जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ पे मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी बढ़ जाएगी। वो कैसे होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की पैकिंग है जो कॉम्पैक्ट तरीके से अरेंज है, वो पैकिंग थोड़ी सी लूज हो जाएगी। वाइल लोअर टेम्परेचर रिड्यूस फ्लूडिटी, जो लोअर टेम्परेचर है उनमें फ्लूडिटी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे लिपिड मॉलिक्यूल्स की जो पैकिंग है वो काफ़ी टाइट पैकिंग हो जाती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो घी एंड ऑयल का मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है लिपिड कॉम्पोजिशन। लिपिड के कॉम्पोजिशन पे फ्लूडिटी डिपेंड करती है। जैसे कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स अगर ज़्यादा होंगे तो फ्लूडिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पे किंक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और किंक बढ़ जाएगा तो फ्लूडिटी बढ़ जाएगी। एंड वाइल सैचुरेटेड फैटी एसिड्स डिक्रीज फ्लूडिटी, क्योंकि अब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, पैकिंग बहुत टाइट हो जाएगी और पैकिंग कॉम्पैक्ट होगी, तो यहाँ पे लिपिड जो है वो फ्लूइड नेचर का नहीं रह जाएगा, फ्लूडिटी उसकी कम हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल भी मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक बफर की तरह एक्ट करता है, और ये क्या करेगा, ये हाई टेम्परेचर्स पे फ्लूडिटी को कम कर देता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा कोलेस्ट्रॉल फ्लूडिटी को कम कर देगा एंड प्रिवेंट रिजिडिटी एट लो टेम्परेचर। होता क्या है, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर का यूजुअली क्या काम है कि टेम्परेचर बढ़ेगा फ्लूडिटी कम कर देगा, लेकिन ये हायर टेम्परेचर्स पे फ्लूडिटी को कम करने का काम कैसे कर रहा है,
कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बफर की तरह काम करता है कि जैसे ही फ्लूइडिटी कम होगी हाई टेम्परेचर पे, तो ये क्या करेगा, ये फ्लूइडिटी को कम करने का काम करता है। और रिजिडिटी एट लो टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत कम है, अगर बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएंगी चीज़ें तो हमारी जो मेम्ब्रेन है वो एकदम से कॉम्पैक्ट हो जाएगी, तो ये बफर की तरह यहाँ पे आके बीच बीच में एडजस्ट हो जाएगा और जो लो टेम्परेचर पे बहुत कॉम्पैक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको एकदम हार्ड होने से या उसको रिजिड होने से रोकेगा। तो कोलेस्ट्रॉल का ही इम्पॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। इसके अलावा फैटी एसिड लेंथ की अगर हम बात करें, सो शॉर्टर फैटी एसिड चेन इंक्रीज फ्लूइडिटी। अगर फैटी एसिड चेन का जो लेंथ है वो कम है तो फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी, जबकि अगर फैटी एसिड चेन का लेंथ ज़्यादा है तो फ्लूइडिटी कम हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एक पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि फॉस्फोलिपिड का लेंथ बढ़ेगा, टेल लेंथ बढ़ेगा तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कम कराने का काम करेगा, लोअर टेम्परेचर पे मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को बढ़ाने का काम करेगा। क्योंकि लोअर टेम्परेचर पे जो टेम्परेचर है वो अफेक्ट करेगा फ्लूइडिटी को और फ्लूइडिटी को कम कर देगा। तो अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी फ्लूइडिटी तो मेम्ब्रेन फंक्शन नहीं कर पाएगी, तो कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे आके क्या करेगा, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को बहुत नॉर्मल सा बढ़ा देगा ताकि मेम्ब्रेन अपना फंक्शन कर पाए। इसके साथ साथ सैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेंट बढ़ेगा, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे डबल बॉन्ड्स बढ़ेंगे वहाँ पे मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बढ़ती जाएगी। और सैचुरेटेड फैटी एसिड का अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड के बढ़ने से मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बढ़ती जाएगी। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द फॉस्फोलिपिड के टाइप्स। फॉस्फोलिपिड के अगर हम टाइप्स की बात करें तो अभी हमने देखे थे कि 4 प्रकार के फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट है, फॉस्फेटिडिल इथेनोनामाइन, फॉस्फेटिडिल सेरीन, फॉस्फेटिडिल कोलिन एंड स्फिंगोलिपिड्स। ये 4 प्रकार के फॉस्फोलिपिड्स हमारी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉस्फेटिडिल इथेनोनामाइन की। फॉस्फेटिडिल इथेनोनामाइन क्या होता है, इट इज़ मेनली फाउंड इन द इनर साइड, जो हमारी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में इनर साइड में या साइटोप्लाज्मिक सरफेस में प्रेजेंट होगा। इट इज़ फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स, सारी ही सेल्स में प्रेजेंट है, एंड लगभग 25% हमारे फॉस्फोलिपिड्स का कंपोजिशन बनाता है ये। फॉस्फेटिडिल इथेनोलामाइन कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लिसरॉल एस्टरिफाइड विद 2 फैटी एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। जैसे कि नॉर्मल फॉस्फोलिपिड का हम कंपोजिशन देखते हैं, वही कंपोजिशन है इसका। साथ साथ में एमिनोलिपिड्स, जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एमिनोलिपिड्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। ये एक एग्जाम्पल है फॉस्फेटिडिल इथेनोलामाइन का। नेक्स्ट है फॉस्फेटिडिल सीरीन। फॉस्फेटिडिल सीरीन में 2 फैटी एसिड्स आर अटैच्ड इन एस्टर लिंकेज। एस्टर लिंकेज यहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे, फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन ऑफ ग्लिसरॉल। अगर ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल की बात करें तो फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन पे यहाँ पे एस्टर लिंकेज प्रेजेंट है और उसी से फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। एंड दीज आर अटैच टू अ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स अटैच हो रहे हैं लिपिड के, तो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज हो जाएगा। और कैसे अटैच कराएगा इसको, थर्ड कार्बन ऑफ ग्लिसरॉल। नेक्स्ट है इट्स की रोल इन सेल साइकिल सिग्नलिंग। सेल साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेसिफिकली इन रिलेशन टू अपोप्टोसिस। जैसे मैंने आपको बताया था अभी लास्ट स्लाइड्स में कि अपोप्टोसिस के केस में ये इनर से आउटर सरफेस पे आ जाता है। एग्जाम्पल की बात करें अमीनोलिपिड्स, दीज आर अपसेंट इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में अपसेंट होते हैं, एंड फाउंड ऑन इनर लीफलेट ऑफ लिपिड बाइलेयर बट फ्लिप आउट इफ अपोप्टोसिस अकर। अगर अपोप्टोसिस के केस में ये बाहर की सरफेस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट लिपिड है फॉस्फेटिडिल कोलिन। फॉस्फेटिडिल कोलिन बेसिकली आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है और ये बैक्टीरिया में अपसेंट होता है। इट इनकॉर्पोरेट कोलिन एज अ हेड ग्रुप। यहाँ पे हेड ग्रुप क्या है, कोलिन प्रेजेंट है, इसीलिए दिस इज नोन एज फॉस्फेटिडिल कोलिन। नेक्स्ट लिपिड इज स्फिंगोलिपिड्स। स्फिंगोलिपिड कहाँ प्रेजेंट है, आउटर लीफलेट में प्रेजेंट है लिपिड बाइलेयर के, एंड इट इनकॉर्पोरेट स्फिंगोसिन। यहाँ पे हेड ग्रुप कौन सा है, स्फिंगोसिन प्रेजेंट है, ये भी बैक्टीरिया में अपसेंट होते हैं। यहाँ पे आप ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं कि ये टोटल फॉस्फोलिपिड है और ये इनर सरफेस है, ये आउटर सरफेस है। तो स्फिंगोमाइलिन है, फॉस्फेटिडिल कोलिन है, फॉस्फेटिडिल इथेनोलामाइन है, ये
ये जो दो है इनकी जो अमाउंट है वो आउटर सरफेस पे ज़्यादा है, फॉस्फेटिडिलकोलिन है और स्फिंगोमाइलिन। ये देखिए आप, इनर साइड का ग्राफ कम है और आउटर साइड का ग्राफ यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये आउटर साइड में प्रेजेंट होते हैं। फॉस्फेटिडिल इथेनोलामाइन, फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल एंड फॉस्फेटिडिल सीरीन, ये इनका अमाउंट इनर साइड में ज़्यादा है। लेकिन अगर फॉस्फेटिडिल सीरीन की बात करिए तो ये टोटली इनसाइड में ही प्रेजेंट है, ये आउटर सरफेस पे देखने को नहीं मिलता है ज़्यादा। सो एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो वो उनका बिहेवियर वाटर में कैसे होता है। जैसे एक तो हमने कॉन्सेप्ट देखा कि वो लिपिड बाइलेयर बना लेते हैं, क्योंकि अब उनको एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स मतलब हाइड्रोफिलिक दोनों ही यहाँ पे रीजन प्रेजेंट है। तो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक रीजन्स है, तो हाइड्रोफिलिक साइड बाहर की साइड में प्रेजेंट हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक इनर साइड में जहाँ पे वाटर से इंटरेक्शन ना हो। तो बेसिकली ये 2-3 फॉर्म्स बना लेते हैं अपने। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बाइलेयर है, तो जो हाइड्रोफिलिक रीजन है वो बाहर की साइड में आ गया जो वाटर से कांटेक्ट में है, और जो वाटर हीटिंग रीजन है, हाइड्रोफोबिक रीजन है, वो इनर साइड में आ गया है। तो एक तो ये बाइलेयर बना लिया। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, ये माइसली के फॉर्म में आ सकते हैं। अब यहाँ पे तो 2 लेयर्स हमें चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल लेयर ही है, लिपिड की सिंगल लेयर है प्रेजेंट है, फॉस्फेट हेड ग्रुप है और फैटी एसिड्स प्रेजेंट है। अब ये एक राउंड सरफेस स्ट्रक्चर बना लेते हैं सिंगल लेयर का, जिसको कि हम माइसली बोलते हैं। तो एक ये फॉर्म हो गया। इसके अलावा अगला फॉर्म है लाइपोसोम, दे कैन बी प्रेजेंट इन द लाइपोसोम। जैसे ये लिपिड बाई लेयर बनाया, ये बाई लेयर स्ट्रक्चर ही एक स्फेरिकल फॉर्म में आ जाता है, जिसको कि हम लाइपोसोम्स बोलते हैं। So these molecules have two distinct ends to them, water loving and water fearing. हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हाइड्रोफिलिक साइड की हम बात करें तो जो वाटर के साथ में एसोसिएट होती है, वाटर के साथ में कांटेक्ट में रहेगी, वाइल द हाइड्रोफोबिक साइड क्या होती है, जो क्लस्टर टुगेदर टू हाइड फ्रॉम वाटर, एक साथ में आ जाती है ताकि ये वाटर से बच सके, वाटर से इसका इंट्रैक्शन ना हो सके। तो उम्मीद है एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि इनकी कैसे असेंबली होती है, या तो बाइलेयर बना लेते हैं, या तो माइसली बना लेते हैं, या तो लाइपोसोम्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर स्टिल कोई भी डाउट है, आप लोग कमेंट करके भी डाउट पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज ग्लाइकोलिपिड्स। अभी हमने देखा फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड के बाद में दूसरे टाइप के लिपिड्स आते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड वर्ड से ही प्रेजेंट है, पता चलता है यहाँ पे ग्लूकोज मॉइटी या कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। So glycolipids are the lipids that contain carbohydrate and are found in the cell membrane of all living organism. सेल मेम्ब्रेन में ग्लाइकोलिपिड्स सभी के सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉइटी एंड लिपिड मॉइटी। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है और लिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अगर हम ग्लाइकोलिपिड के रोल की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी स्टेबिलिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड टू फैसिलिटेट सेलुलर रिकग्निशन, सेलुलर रिकग्निशन, एक सेल दूसरे सेल से इंटरेक्ट होगी तो वो किस तरीके से इंटरेक्ट होगी, पहचानेगी कैसे, उस अटैचमेंट के लिए रिकग्निशन होता है, पहचानना होता है, उसमें भी ये ग्लाइकोलिपिड्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये जो सेलुलर रिकग्निशन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इम्यून सिस्टम में, इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करने में, क्योंकि अटैचमेंट के बाद में जो भी सिग्नलिंग होगी, अगर यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड, जैसे कि हमारी इम्यून सेल्स में एबिलिटी होती है, वो अपनी सेल्स को पहचान के रखती हैं, उस पर अटैक नहीं करती हैं, लेकिन अगर वो रिकग्निशन नहीं कर पाएंगी तो उन पर अटैक कर देंगी ताकि वो उसको किल कर सके। तो ये सेलुलर रिकग्निशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इम्यून सिस्टम में इसका। ये स्ट्रक्चर है ग्लाइकोलिपिड, आप यहाँ से देख सकते हैं, लिपिड के साथ में अटैच है ग्लूकोज मॉइटी। सो फंक्शन की बात करें, एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसेंशियल पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सारी ही सेल मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होता है। इट डिटरमाइनिंग हेल्प इन डिटरमाइनिंग द ब्लड ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल। जो हम ब्लड ग्रुप का रिकग्निशन करते हैं, टाइप ए, बी, ओ, तो वो ग्लाइकोलिपिड के बेस पे ही इसको डिटरमाइन किया जाता है। ग्लाइकोलिपिड कौन सा प्रेजेंट है उसी के बेस पे पता चलता है। इसके अलावा ग्लाइकोलिपिड रिसेप्टर्स की तरह वर्क करता है ऑन द रेड ब्लड सेल्स। आरबीसीज पे भी ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं और वो रिसेप्टर की तरह वर्क करते हैं।
इट ऑल्सो फंक्शन इन असिस्टिंग द इम्यून सिस्टम सेल रिकग्निशन में हेल्प करेगा ताकि पैथोजेंस को एलिमिनेट किया जा सके. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ग्लाइकोलिपिड. हमने 3 टाइप के लिपिड्स देखे कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 प्रकार के लिपिड्स प्रेजेंट होंगे. पहले फॉस्फोलिपिड, दूसरा ग्लाइकोलिपिड, तीसरा होता है स्टीरॉल. अब स्टीरॉल की बात करें तो हमारी बॉडी में मोस्टली कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है. तो स्टेरॉल्स की अगर हम बात करें, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड वायबिलिटी ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स. सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए स्टेरॉल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये एनिमल और प्लांट्स दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं. दे आर फाउंड इन एनिमल एंड प्लांट लिपिड्स और ये सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. दे आर मेजर कंपोनेंट है लिपिड हमारे, और ये भी एक प्रकार के लिपिड ही हैं, इसीलिए इनको भी मेजर कंपोनेंट ही यहाँ पे बोला गया है. दे आर सब ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड. स्टेरॉल्स जो होते हैं स्टेरॉइड जो हार्मोन्स होते हैं उन्हीं के एक सब ग्रुप हैं. एंड दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सेल मेम्ब्रेन. और करते क्या हैं, ये मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी और स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. फ्लूडिटी कैसे मेंटेन करते हैं कि टेम्परेचर अगर लो हुआ तो मेम्ब्रेन बहुत कॉम्पैक्ट हो जाती है, तो उस इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट ना हो जाए मेम्ब्रेन कि वो कुछ भी फंक्शन ही ना कर पाए, तो वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल बफर की तरह रिएक्ट करते हैं. दे आर एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल. अगेन लिपिड्स हैं, एक पोलर और नॉन पोलर ग्रुप प्रेजेंट होगा विद अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट वन एंड एंड हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन चेन एट अनदर. जो पोलर हेड ग्रुप होगा और हाइड्रोफोबिक टेल होगी, तो नॉर्मल यही स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होगा. कोलेस्ट्रॉल इज द मोस्ट वेल नोन स्टेरॉल इन एनिमल्स. एनिमल्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कोलेस्ट्रॉल का होता है, जो स्टेरॉल का एक फॉर्म है जो एनिमल्स में प्रेजेंट है. And it plays a crucial role in stabilizing the phospholipid bilayer. बाइलेयर के स्टेबिलाईजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड इट मॉड्यूलेट मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, क्योंकि ये स्टिफनेस नहीं आने देता है मेम्ब्रेन में बहुत ज़्यादा, या फिर बहुत ज़्यादा मेम्ब्रेन को फ्लूइड नेचर में नहीं जाने देता है. तो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को मेंटेन करेगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा फ्लूइड नेचर होगा तो कुछ भी मेम्ब्रेन के अंदर साइड में चला जाएगा, जिससे कि सेल का जो नॉर्मल फंक्शन है वो नहीं हो पाएगा. या फिर बहुत कॉम्पैक्ट है तो सेल के लिए जो इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो भी सेल में नहीं पहुंच पाएंगे. तो ऐसी चीज़ें ना हों, इसके लिए मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को मेंटेन करने में स्टेरॉल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कुछ एक टाइप्स हैं स्टेरॉल्स के, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल जो कि हमारे एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है, और ये स्टेरॉइड हार्मोन्स की सिंथेसिस के लिए, बाइल एसिड की सिंथेसिस के लिए और विटामिन डी की सिंथेसिस के लिए एज अ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल वर्क करता है. प्रिकर्सर क्या होता है? ऐसा मॉलिक्यूल जो कि सिंथेसिस की स्टार्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है. तो विटामिन डी की सिंथेसिस हो या फिर स्टेरॉइड हार्मोन्स की सिंथेसिस हो, उनके लिए ये स्टार्टिंग या इनिशिएटिंग मटेरियल की तरह वर्क करता है. इसके अलावा फाइटोस्टेरॉल जो कि प्लांट सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और ह्यूमन कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को भी ये कम करते हैं. नेक्स्ट है एर्गोस्टेरॉल. इट इज प्रेजेंट इन फंगल मेम्ब्रेन्स. मेनली फंगस में जो स्टेरॉल प्रेजेंट होता है उसको एर्गोस्टेरॉल बोलते हैं, और मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी एंड फ्लूडिटी को ये मेंटेन करता है. और इसको टारगेट करने के लिए कुछ एंटी फंगल ड्रग्स का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है स्टेनॉल्स. ये कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं और ये लोअर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल. एलडीएल क्या होता है? लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन. कोलेस्ट्रॉल के टाइप होते हैं, एचडीएल होता है, एलडीएल होता है. तो उसमें जो एचडीएल होता है, जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल होता है, वो हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. और नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए एचडीएल हेल्दी, उसको हम हेल्दी कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं. तो जो एलडीएल है, एलडीएल को कम करने का काम करता है जो ये स्टेनॉल्स होते हैं. एलडीएल क्या है? ये हार्मफुल होता है. नेक्स्ट है जूस्टेरॉल. जूस्टेरॉल स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को सपोर्ट करता है इन द मैरीन ऑर्गेनिज्म. जो समुद्री जीव जंतु होते हैं उनमें मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए जूस्टेरॉल प्रेजेंट होता है. Okay, so thank you everyone for watching this video. If you like the video and content, you can subscribe the channel for more videos, and you can also suggest me content whatever you want to study. Thank you.